जनवरी की सर्द सुबह 7 जनवरी 2026। जिला न्यायालय में रोज की हलचल थी। वकील, मुवक्किल, कर्मचारी सब अपने अपने काम में लगे थे। लेकिन उस दिन रिकॉर्ड रूम से आई एक चीख ने सबको हिला दिया। एक चपरासी फाइल लेने गया तो कमरे में अजीब सी गंध थी। बत्ती जलाई। फर्श पर कोर्ट का सबसे पुराना क्लर्क रमेश कुमार खून से लथपथ पड़ा था। उसकी खुली आंखें जैसे किसी अनकहे सच को देख रही थीं। ये कोई साधारण मौत नहीं थी। सिर के पीछे गहरी चोट थी। फाइलें बिखरी थीं, जैसे किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश की हो। खबर फैलते ही जज, वकील, कर्मचारी सब जमा हो गए। कोर्ट, जो न्याय का मंदिर है, आज खुद अपराध का गवाह बन गया था। पुलिस को बुलाया गया। सायरन गूंजा। अब इस खामोश सच के पीछे छिपे खूनी चेहरे को बेनकाब करने का वक्त आ गया था। हर कोई यही सोच रहा था, रमेश जी जैसे ईमानदार इंसान का दुश्मन कौन हो सकता है। न्याय के मंदिर में हुए इस अन्याय का हिसाब होना बाकी था। केस की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर रचना सिंह को जांच सौंपी गई। वह अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। रचना ने कोर्ट परिसर को सील करवाया, रिकॉर्ड रूम के बाहर पीली पट्टी लगवाई और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। कमरे में खून और कागजों की मिलीजुली गंध थी। सिर पर गहरी चोट, संघर्ष के खास निशान नहीं, शायद हमलावर कोई जान पहचान वाला था। रचना ने टीम को 2 हिस्सों में बांटा। एक टीम पूछताछ, दूसरी सीसीटीवी फुटेज की जांच में लग गई। चपरासी से पूछताछ में पता चला दरवाजा सिर्फ सटा हुआ था, लॉक नहीं। इसका मतलब था कातिल कोर्ट का ही कोई अंदरूनी शख्स हो सकता है। रजिस्ट्रार ने बताया, रमेश जी सिद्धांतवादी थे, लेकिन कुछ दिनों से परेशान दिख रहे थे। रचना को समझ आ गया, रमेश जी की परेशानी और उनकी हत्या जुड़ी हुई है। अब जवाब गायब फाइलों में छिपा था। रचना ने रिकॉर्ड रूम की फाइलों की गिनती करवाई। 15 फाइलें गायब थीं। ये फाइलें हाल के बड़े आपराधिक मामलों से जुड़ी थीं, जिनमें आरोपी आसानी से जमानत या बरी हो गए थे। रचना को इसमें कोई गहरी साजिश नजर आई। फॉरेंसिक टीम ने रमेश जी की मेज से एक निजी डायरी बरामद की। उसमें उन्हीं केस नंबरों के आगे कोड वर्ड्स और सवालिया निशान थे। फर्जी हस्ताक्षर, नकली आदेश, वकील, वीएस। आखिरी पन्ने पर लिखा था, सब कुछ आपस में जुड़ा है, कल रजिस्ट्रार साहब को बताना होगा। डायरी से साफ था, रमेश जी को किसी बड़े फ्रॉड का पता चल गया था। शक की सुई अब वकील वीएस की ओर घूमने लगी थी। डायरी और गायब फाइलों ने रचना को कोर्ट के भीतर फैले रैकेट के करीब पहुंचा दिया। जांच में पता चला, जमानत और बरी के आदेशों पर जजों के फर्जी हस्ताक्षर थे। कोर्ट के अंदर एक गिरोह फर्जी आदेश बनाकर अपराधियों को रिहा करवा रहा था। रमेश जी ने फाइलों की आवाजाही पर नजर रखी थी। उन्हें गड़बड़ी का शक हुआ। उन्होंने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, केस नंबर डायरी में नोट किए और रजिस्ट्रार को बताने वाले थे। उनकी ईमानदारी ही उनकी मौत का कारण बन गई। रैकेट को जब भनक लगी, उन्होंने रमेश जी को रास्ते से हटा दिया और सबूत वाली फाइलें गायब कर दी। अब चुनौती थी वकील वीएस की पहचान। रचना ने फाइल मूवमेंट लॉग की जांच शुरू की, जिसमें फाइलें किसने कब ली दर्ज था। 6 महीने के लॉग में 15 में से 12 फाइलों के आगे बार बार एक ही नाम, विनय शर्मा। लॉग में दिखा, विनय शर्मा ने फाइलें रात के वक्त ली और जल्दी लौटा दी। अजीब बात थी, कुछ एंट्रीज रात के 8 बजे के बाद की थीं, जब कोर्ट बंद हो जाता है। अब रचना को यकीन हो गया, विनय शर्मा ही मास्टरमाइंड है। फाइल मूवमेंट लॉग अब सबसे बड़ा सबूत बन चुका था। अब बारी थी ठोस सबूतों की। रचना ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। हत्या वाली रात 10:30 बजे एक शख्स रिकॉर्ड रूम की ओर जाता दिखा। चेहरा मफलर से ढका, चाल ढाल विनय शर्मा जैसी। 1 घंटे बाद वही शख्स भारी बैग लेकर लौटता दिखा। शायद उसी में गायब फाइलें थीं। वह काली गाड़ी में बैठकर निकल गया। गाड़ी का रंग और मॉडल विनय शर्मा की गाड़ी से मेल खाता था। फुटेज में चेहरा साफ नहीं, लेकिन जूते और घड़ी वही थे जो विनय शर्मा पहनता था। रचना ने विनय शर्मा की हर गतिविधि पर नजर रखने का आदेश दिया। कैमरों ने उस रात के अंधेरे में छिपे राज को उजागर कर दिया था।
सारे सबूत इकट्ठा होने के बाद रचना ने विनय शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया। विनय आत्मविश्वास से आया। उसे लगा यह रूटीन पूछताछ है। रचना ने सामान्य सवाल पूछे। रमेश जी से रिश्ता, हत्या वाली रात कहाँ था। फिर रचना ने फाइल मूवमेंट लॉग सामने रख दिया। रात में फाइलें लेने की बात पर विनय घबरा गया। उसकी आवाज में अब घबराहट थी। नजरें बार बार लॉग बुक पर जा रही थीं। रचना ने सीसीटीवी फुटेज चला दी। मफलर वाले शख्स को देखकर विनय का चेहरा सफेद पड़ गया। रचना ने पूछा, यह आप ही है ना? विनय शर्मा टूट गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सीसीटीवी फुटेज के सामने आते ही विनय शर्मा टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया, कुछ वकीलों और कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी जमानत आदेश बनाता था, जजों के नकली हस्ताक्षर करता था। रमेश जी को शक हो गया था। उन्होंने सबूत इकट्ठा कर लिए थे और रजिस्ट्रार को बताने वाले थे। खुद को बचाने के लिए विनय ने रमेश जी को रिकॉर्ड रूम में बुलाया और पीछे से हमला कर दिया। सबूत वाली फाइलें बैग में भरकर फरार हो गया। एक वकील जो कानून का रक्षक था, वही सबसे बड़ा अपराधी निकला। विनय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून के लंबे हाथ आखिरकार उस तक पहुंच ही गए। विनय शर्मा की गिरफ्तारी के साथ ही कोर्ट परिसर के इस हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। रैकेट में शामिल अन्य वकील और कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए। यह केस बताता है, अपराधी कितना भी चालाक हो, कानून से बच नहीं सकता। रमेश कुमार जैसे ईमानदार लोग जब सच्चाई के लिए जान देते हैं, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाती। अपराध हमारे आसपास छिपा हो सकता है, हमें सतर्क रहना चाहिए। आपकी एक सूचना किसी बड़े अपराध को रोक सकती है। अंत में यह कहानी कानून व्यवस्था और पुलिस पर विश्वास को मजबूत करती है। न्याय की जीत, एक ईमानदार क्लर्क को सच्ची श्रद्धांजलि।